गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम ए केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आगे का टॉपिक लेके आया हूँ। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन और बाकी टॉपिक को देखा था। आज हम इसमें आगे का टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अभी चैप्टर का आधा पार्ट है, इसमें क्या टेम्परेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिफाइन करना होगा तो एग्जैक्टली सिंपल मीनिंग में मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्टेट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहला पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, मतलब मैटर किस स्टेट में रहेगा ये बात भी डिपेंड करती है कि वो टेम्परेचर उसका क्या है। ठीक है, सेकेंड वन इज व्हाट, दिस वन इज सेकेंड, it measures the warmth and coldness of an object or substance with respect to certain standard value। किसी स्टैंडर्ड, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि मैटर आपका वार्म होगा या फिर आपका क्या होगा कोल्ड होगा। इस बात का जो मेजरमेंट है वो किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वार्म और कोल्डनेस की कंडीशन को बताता है, किसके रेस्पेक्ट में, किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज मेजर्ड विद थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मली टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर के हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये वैल्यू थोड़ा मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये आपका सेकेंड हुआ, दिस वन इज थर्ड, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ है, ये फोर्थ पॉइंट है। ऐसे पॉइंट बनाने से आपको टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। It measures the extent of motion of atom in a sample of matter at given point। यहाँ तक की बातें तो मतलब जनरल केमिस्ट्री की बात हो गई या फिर हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं हम फील करते हैं टेम्परेचर के बारे में, वो हम इसके थ्रू यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सैंपल ऑफ मैटर, मैटर के अंदर, मैटर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एटम के लिए बताया है कि ये मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ सैंपल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के अंदर क्या होते हैं, आपके एटम होते हैं और हर एटम किसी दूसरे एटम से आपका कोरिलेट होता है, उसका एसोसिएशन दूसरे एटम के साथ होता ही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बॉन्ड या फिर आपका जो फोर्सेस होते हैं उसके थ्रू वो क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अभी फोर्स के अलावा आपस में वो कोलाइड करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें मोशन का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये इस बात को भी डिसाइड करेगा कि किसी एटम के अंदर एक्सटेंट ऑफ मोशन कितना है, वो कितनी तेजी से मोशन कर सकता है। जिस एटम का, जिस सैंपल का टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उसके अंदर मोशन उतना ज़्यादा होगा, और जिस सैंपल का, जिस मैटर का टेम्परेचर जितना कम होगा उसके अंदर एटम का जो आपका मोशन होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली कि वो आपका स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो ये बताएगा कि किसी मैटर के अंदर एटम का मोशन का कंडीशन क्या है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम इन सैंपल ऑफ मैटर एट गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पे मैटर के अंदर जो आपके एटम है उसके जो मोशन का जो एक्सटेंट है, मोशन की जो वैल्यू है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी, मिनिमम, ये बात का भी जो मेजरमेंट है वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, टेम्परेचर के हेल्प से। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहला जो टेम्परेचर है वो किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन इज इट मेजर द वार्मथ एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का क्या कर सकता है, ये कोल्ड या फिर उसके वार्म कंडीशन को बता सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू। किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में सब ऑब्जेक्ट का क्या होगा, आपका कोल्डनेस और वार्मनेस को बताएगा। थर्ड वन इज इट इज मेजर विद द थर्मोमीटर। नॉर्मली अगर मुझे भी मेजर करना होगा टेम्परेचर को तो मैं उसे थर्मोमीटर से मेजर कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम इन सैंपल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के अंदर जो एटम होते हैं, एटम का अपना एक पर्टिकुलर मोशन होता है और ये मोशन किसकी वजह से होता है, या फिर थर्मल टेम्परेचर की वजह से बोल सकते हैं। तो जैसा टेम्परेचर वैसा मोशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर की वैल्यू, जो एक्सटेंट ऑफ मोशन मैं बता रहा था अभी, यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ मोशन मैं बता रहा था इसी वैल्यू को मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो वैल्यू, ये मोशन यहाँ पे बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ मोशन। तो वैल्यू ऑफ मोशन
मोशन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के वैल्यू पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर मेरा लो टेम्परेचर है, इफ टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर अगर लो होगा तो जो मैटर के अंदर जो एटम होंगे उनके अंदर मोशन जो है वो बहुत ही धीमा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन होगा, जो वाइब्रेशन है आपका ऑसिलेशन है वो बहुत ही स्लोली होगा, ठीक। और इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एटम क्या होगा, एटम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम की हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, और हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका जो मोशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, वॉलेंटली हो जाएगा, बहुत ही उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू समझाया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, नाउ ये एक्सटेंट ऑफ मोशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी एटम का जो एक्सटेंट ऑफ मोशन है, कितना ज़्यादा मोशन कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि सर टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो जो मोशन है वो आपका कम हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ कर दूंगा तो मोशन आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो मैं इतना मिनिमम कर दूं कि मैटर के अंदर जो एटम का मोशन है वो क्या हो, आपका स्टॉप हो जाए या फिर रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो एटम का मोशन है अगर वो स्टॉप हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या पर्टिकुलर नाम देंगे, ठीक है। एक टर्म है आपका एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर at which the value of extent of motion become zero is called, क्या हम इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बात समझ में आया, मैंने ये बोला कि टेम्परेचर की वो वैल्यू जिसपे एक्सटेंट ऑफ मोशन, जो एक्सटेंट ऑफ मोशन की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एक चीज समझिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये आप एक हाइपोथेटिकल टर्म दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स का जो मोशन है वो आपका हर कंडीशन में जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल बात हुआ, क्योंकि मैटर के अंदर जो पार्टिकल का मोशन है वो कई तरह से हो सकता है, बहुत सारे वाइब्रेशन है, बहुत सारे आपके मोशन है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि मैटर के अंदर एटम का कंडीशन कभी भी रेस्ट कंडीशन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभी आपका वो स्टैंडर्ड नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि वो टेम्परेचर जिस पर मैटर के अंदर एटम का कंडीशन जो मोशन है, एक्सटेंट ऑफ मोशन अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, सो दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल ये क्या है आपका, इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। ये जो केल्विन स्केल है यही आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला गया है, ठीक है ना। मतलब कि केल्विन स्केल जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहीं तक क्या होती है, आपकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन करती है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ओके, तो ये वैल्यू तो समझ में आ गई होगी। अब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के दो स्केल हैं, टेम्परेचर के दो स्केल हैं। Two scales are there for measurements of temperature। ठीक है, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए दो स्केल हैं हमारे पास। ठीक है, जो पहला स्केल है वो है आपका सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, Celsius scale, okay, and this one is what? Kelvin, थोड़ी spelling, Kelvin scale, okay, Celsius scale और Kelvin scale, ये दो आपके स्केल हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू को मैं बता सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सेल्सियस स्केल के बारे में बात करूँ तो सेल्सियस स्केल क्या है आपका? सेल्सियस स्केल आपका एक जनरल मेजरमेंट का एक टर्म है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस एंड ऑल्सो फॉर साइंटिफिक वैल्यू। ठीक है, ये जनरल पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली हम टेम्परेचर की बात डिग्री सेंटीग्रेड में ही करते हैं, तो हम जनरल पर्पस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और साइंस में भी साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू भी अगर मुझे बताना पड़े, साइंटिफिक नोटेशन नहीं, इस साइंटिफिक वैल्यू के थ्रू भी अगर मुझे टेम्परेचर बताना पड़े तो वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, केल्विन, जो केल्विन है, ठीक है, तो केल्विन क्या है आपका? एक ऐसा यूनिट है, इट इज SI यूनिट, SI यूनिट, ये एक SI यूनिट है। ओके, ये एक SI यूनिट है, और इसका दूसरा नाम तो मैंने आपको अभी बताया था, इट रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इट रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आप डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू, ये जो सेल्सियस स्केल है इसके थ्रू आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को नहीं बता सकते, क्योंकि वैल्यू बहुत नीचे तक चली जाएगी। ठीक है, एकदम हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी, लेकिन वही हाइपोथेटिकल वैल्यू यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इजीली आप बता भी सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरी तरफ इसको मैं इरेज करता हूँ, ओके, ठीक इसी के नीचे मैं चलूंगा। सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। ओके, सेल्सियस स्केल की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो दोनों तीन हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम केल्विन की बात करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ केल्विन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, केल्विन की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जीरो केल्विन से स्टार्टिंग होती है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के बाद सेल्सियस में फिलहाल इतना ही है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं, एग्जाम्पल फॉर वाटर,
वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट दिस वन इज व्हाट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, आपका बॉयल होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड, कोई लिक्विड अगर बॉयल करना स्टार्ट करे तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कहने तो फ्रीज करना स्टार्ट होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पे केल्विन जो है, केल्विन में अगर मैं एग्जांपल लूँ वाटर का एग्जांपल, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी जो वैल्यू होगी वो 373 होगी, 373 केल्विन। देखिए एक डिफरेंस है यहाँ पे, मैंने डिग्री केल्विन लिखा है, सॉरी ये डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डिग्री टर्म लगा सकते हैं, डिग्री हो सकती है, सेल्सियस स्केल की वैल्यू डिग्री में होती है, ठीक है, लेकिन केल्विन को कभी डिग्री में नहीं दिखाते। 373 डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, 373 केल्विन बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट अगर मुझे बताना होगा तो कितना हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये हो जाएगा आपका 273 केल्विन, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू है, कुछ टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेल्सियस स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया। सेल्सियस स्केल ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है आपका। और एग्जांपल वाटर में बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और नेगेटिव वैल्यू ऑफ केल्विन इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू केल्विन की नहीं होती है, इसे डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और वाटर के लिए अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका 273 केल्विन होगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। गुड। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। यहाँ का जो रिलेशन है सेल्सियस और केल्विन स्केल का, इसको मैं एक फॉर्मूले से आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या है कि सेल्सियस और केल्विन स्केल, अगर मैं बोलूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू होगी वो केल्विन है ना, प्लस उसमें कुछ सर्टेन वैल्यू को मैं ऐड करूँगा, समझ है। सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया। अगर मैं केल्विन को बोलूँगा, केल्विन की जो वैल्यू है, अगर मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा केल्विन की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो केल्विन की वैल्यू जो है, पहली बात अगर मैं केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड को इक्वल करना चाहता हूँ, तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ वैल्यू मुझे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। केल्विन की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगी, लेकिन कब इक्वल होगी, जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर में ऐड करूँगा। कितना ऐड करूँगा मैं, 273.16 जो है आपका, ये आपका एक्स्ट्रा टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है। तो इसे जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, केल्विन इसके बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाने का और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन जाएगा। इसी को आप ऐसे भी रखते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट, केल्विन इतना इसमें से माइनस जाएगा, -273.16, एक सेकंड वैल्यू हो गई, ठीक है। एक चीज और है कि जो 0.6 की वैल्यू, इसको मैं राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको
K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K माइनस 273। ये थोड़ा एप्रोप्रिएट है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इजी भी रहेगा, ठीक है। तो आप ये आपका रिलेशनशिप है किसमें, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके ना, अब अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, वाटर थोड़ा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल वाटर की मैं बात करूंगा तो अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है आइस का। तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 273 केल्विन, 273 केल्विन के बराबर होगा। मतलब टेम्परेचर में केल्विन में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को केल्विन में नोट डाउन करूंगा तो ये किस में हो जाएगा आपका, क्या लिख सकते हैं, केल्विन वैल्यू। और ये वैल्यू किसकी है आपकी, सेल्सियस वैल्यू, ठीक है। तो सेल्सियस वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुई और 273 केल्विन क्या होगी आपकी, या 273 केल्विन केल्विन वैल्यू हुई किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसे मैं दूसरी तरीके से लिख देता हूं। ओके देखिए, ये वाटर में लिख दिया, ठीक है। वाटर में सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट, और इधर लिख देता हूं फ्रीजिंग पॉइंट। इसे ऐसे ही नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं ऐसे लिखूं कि बॉइलिंग पॉइंट ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखता हूँ सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ केल्विन स्केल, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू तो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। और यही अगर केल्विन में मैं देखूंगा, ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, केल्विन में अगर मैं देखूंगा तो केल्विन में यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, केल्विन इसी वैल्यू को हम बोलेंगे 373 केल्विन। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। ओके, ये दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टिबल है, ये इस वैल्यू में है और ये इस वैल्यू में है, ठीक है। और ये है क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको केल्विन में हम क्या बोलेंगे 373, और 373 को सेल्सियस में क्या बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके लिए है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सेल्सियस स्केल, और इधर क्या लिखूंगा, केल्विन स्केल। ओके, सेल्सियस स्केल कितना है आपका, तो सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा उसकी वैल्यू कितनी है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो है आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जब मैं इसको देखूंगा तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन।
तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसे, और ये ऐसे। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये वाटर का मैंने एग्जांपल कुछ तरह बताया, आप इसको कॉपी में से ऐसे ही नोट डाउन कीजिएगा। गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कैलकुलेट द वैल्यू of following into Kelvin। ओके, फर्स्ट मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 27 दिस वन, एंड सेकेंड वन इज दे दिया मैंने आपको 25। ओके, इससे आपको बताना है कि केल्विन कितना होता है। पहला मैं बताता हूँ, सेकंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा। फर्स्ट वन क्या है, ए को अगर मैं सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 27 प्लस 273, सो टोटल वुड बी व्हाट, 300 केल्विन। 300 केल्विन वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा, 25 जो इसमें ऐड करेंगे तो 298 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, calculate the following value into सेल्सियस। ओके, तो सेल्सियस में मुझे बताना है, तो यहाँ पे सेल्सियस में बताने के सबसे पहले मैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप ले सकते हैं, 300 केल्विन एंड डी इज व्हाट 295 केल्विन, है ना। तो इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर मुझे इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे K माइनस 273, तो K कितना है आपका 300 माइनस 273, और ये कितना हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले वाले का रिवर्स था, तो इसको आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया और 2-3 क्वेश्चन करवाए। ये सारे क्वेश्चन को, टॉपिक को आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे के टेम्परेचर में आपको, आगे के टॉपिक में मैं आपको रेस्ट थिंग बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।